हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है होम मैनेजमेंट पर। आज हम होम मैनेजमेंट में क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे फैमिली, कि ये फैमिली क्या होती है। वैसे आपको पता है कि जब इंसान का जन्म होता है तभी से परिवार का अस्तित्व होता है। मानव जो है परिवार मानव समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समूह है, समिति है, एक सामाजिक संस्था है। आप विश्व में सभी समाज में कहीं भी देख लीजिए, परिवार महत्वपूर्ण होता है। सभी के लिए परिवार महत्वपूर्ण होता है। परिवार से ही प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, व्यक्तित्व का विकास होता है, मानसिक विकास होता है, उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से होती है? वो भी होती है परिवार से ही। ठीक? इतना तो आपको पता ही है। तो फैमिली, फैमिली लैटिन के फैमुलस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है सेवक, दास या नौकर। आपसे पूछा गया है कि फैमिली का अर्थ क्या होता है, तो फैमिली का अर्थ क्या होता है? सेवक, दास या नौकर होता है। अब परिवार समाज की केंद्रीय इकाई है। समाज की केंद्रीय इकाई क्या होती है? परिवार होती है। तो यहाँ से आपके लिए दो क्वेश्चन बन जाता है, क्या कि फैमिली का अर्थ क्या होता है? तो वो सेवक, दास या नौकर होता है। और दूसरा होता है समाज की इकाई, केंद्रीय इकाई क्या होती है? तो वो होता है हमारा परिवार। आगे ऑकबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार, कि इनके अनुसार परिवार क्या होता है? जब हम परिवार की कल्पना करते हैं तब हमें इसे बच्चों सहित एक स्त्री या पुरुष के रूप में चित्रित करते हैं। मतलब क्या हुआ इसका अर्थ? इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम परिवार की कल्पना करते हैं तो उसमें उस परिवार में बच्चे होंगे, बच्चों सहित या बच्चों रहित, मतलब उस परिवार में बच्चे होंगे या नहीं होंगे, एक स्त्री या पुरुष होगा, या फिर एक स्त्री बच्चे होंगे या एक पुरुष बच्चे होंगे। तो ये क्या होता है हमारे परिवार का ये हमारे परिवार की संरचना होती है। किसके अनुसार? ऑकबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार। अब अगला आ जाता है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। इनके अनुसार परिवार क्या होता है? इनके अनुसार परिवार वह समूह है जो कि लिंग संबंध के आधार पर परिभाषित किया गया है। किसके आधार पर? लिंग संबंध के आधार पर। और काफी छोटा, इतना ही अस्थायी है कि बच्चों की उत्पत्ति और पालन पोषण की व्यवस्था करने योग्य है। तो ये ऑकबर्न और निमकॉफ के अनुसार क्या होता है कि बच्चे रहित या बच्चे सहित एक स्त्री या पुरुष मिलकर जो है किसका निर्माण करते हैं? परिवार का निर्माण करते हैं। लेकिन मैकाइवर और पेज के अनुसार क्या है? इन्होंने बताया कि परिवार जो है, परिवार इतना छोटा होता है कि उसमें बच्चों की उत्पत्ति और पालन पोषण होता है और यह लिंग के आधार पर होता है। आगे देखते हैं परिवार की विशेषता। इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि परिवार की विशेषता क्या हो गई। आपको डेफिनेशन याद रखनी है दोनों, हो सकता है पूछा जाए क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, डेफिनेशन पूछ लिया जाता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि परिवार की विशेषता क्या होती है। तो सबसे पहली विशेषता क्या है? सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता क्या है? कि परिवार सार्वभौमिक संस्था है। यह हर स्थान पर पाया जाता है, चाहे आपका इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, इंग्लैंड हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, कहीं भी आप देख लेंगे तो परिवार पाया जाता है। मानव इतिहास ही सर्वप्रथम संस्था परिवार है। जो मानव का इतिहास है वो परिवार से ही शुरू हुआ है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य होता है। ठीक, लेकिन फिर अब आ जाता है दूसरा, भावनात्मक आधार। भावनात्मक आधार क्या होता है? जैसे परिवार में माता पिता और उनके जो बच्चे होते हैं उनका पालन पोषण, उनका प्रेम, उनका स्नेह, उनकी सुरक्षा, उनका भावनात्मक संबंध होता है। तो यही संबंध क्या हो जाता है? ये हो जाता है भावनात्मक आधार। अगला आ जाता है सीमित आकार। सीमित आकार क्यों होता है? क्योंकि जो परिवार होता है उसमें केवल रक्त संबंधी होते हैं या फिर जो गोद लिए बच्चे होते हैं वो होते हैं। तो इससे परिवार क्या हो जाता है? परिवार सीमित हो जाता है। अगला आ जाता है संरचनात्मक प्रभाव। संरचनात्मक प्रभाव कैसे होता है? जैसे परिवार में सभी सदस्य जो होते हैं वो बहुमुखी विकास होता है उनका। जैसे बाल्यावस्था में जो बालक होते हैं उनका विशेष प्रभाव पड़ता है परिवार का। जैसे परिवार का, जैसे माता-पिता का गुण होता है वैसे उनका भी गुण हो जाता है, मतलब शारीरिक गुण और उनके विचार, उनकी जो भी परवरिश होती है जैसी होती है वो माता-पिता की जैसी होती है वैसे बच्चों की हो जाती है। मतलब व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास ही परिवार से होता है। बिना परिवार के उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है।
फिर सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा कैसे होती है? जैसे सभी परिवार की एक इकाई होती है जो समाज को ढाल के रखती है, समाज के नियमों को बताती है। प्रत्येक परिवार जो होता है अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को क्या करता है, सामाजिक नियमों में बाँध कर रखता है। सदस्यों का उत्तरदायित्व। प्रत्येक सदस्य के कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। ये उत्तरदायित्व असीमित होते हैं। ऐसा नहीं कि उत्तरदायित्व कुछ दिनों के लिए होता है। इंसान जीवन भर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता रहता है और परिवार के लिए यह अपना सुख-दुःख जो भी है अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है। सामाजिक नियम जैसे परिवार में सामाजिक रीति-रिवाज और कुछ नियम कानून होते हैं या वैवाहिक संबंधों से जुड़े होते हैं। परिवार कैसे जुड़े होते हैं? वैवाहिक संबंधों से। आपसे पूछा गया है परिवार कैसे जुड़े होते हैं? तो परिवार वैवाहिक संबंधों से जुड़े होते हैं। इसे भंग करना आसान नहीं होता है। आपको पता है व्यक्ति जो होता है वो प्रवेश लेता है अपनी इच्छा से शादी करता है, अपनी इच्छा से परिवार बढ़ाता है लेकिन उसे अपनी इच्छा से तोड़ नहीं सकता है। समाज में परिवार में प्रवेश करने की इच्छा उसकी होती है, लेकिन तोड़ने की इच्छा उस पर निर्भर नहीं करती है, ठीक? अस्थायी और अस्थायी प्रकृति। अस्थायी और अस्थायी प्रकृति क्या होता है? जैसे परिवार मतलब समिति के रूप में एक अस्थायी है। जैसे पति-पत्नी होते हैं, अगर पति-पत्नी में से कोई एक मर जाता है, तो क्या होता है? इनका परिवार जो है बिखर जाता है। इसमें परिवार में लोग परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन परिवार का रूप वही रहता है क्या कि एक पति-पत्नी या सिर्फ़ पति या पत्नी, बच्चे सहित या बच्चे रहित, बस यही होता है। सिर्फ़ इसके सदस्य परिवर्तित होते हैं, ना कि इसका रूप परिवर्तित होता है। अगला आ जाता है सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान। ये सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान कहाँ से होता है हमें? हमें परिवार से ही सभ्यता और संस्कृति का पता चलता है कि हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। ठीक? तो परिवार की विशेषता क्या-क्या है कि ये सार्वभौमिकता, भावनात्मक आधार, सीमित आकार, रचनात्मक प्रभाव, सामाजिक सुरक्षा, उत्तरदायित्वों की मतलब सदस्यों के उत्तरदायित्व, सामाजिक नियम, अस्थायी और अस्थायी प्रकृति, सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान। ये क्या होता है? परिवार की विशेषता होती है। अब हम देखते हैं कि परिवार के कार्य। अब तो हमने परिवार की विशेषता देख ली, अब हम देखेंगे कि परिवार के कौन-कौन से कार्य होते हैं। तो प्राणीशास्त्रीय कार्य। प्राणीशास्त्रीय कार्य सबसे पहले आ जाता है, इसमें क्या आता है? यौन संबंधी इच्छाओं की पूर्ति। मतलब इंसान की यौन संबंधी इच्छाओं की पूर्ति कैसे होती है? तो वह परिवार से ही होती है। यदि परिवार ना हो तो यौन संबंधी व्यवहार पर अंकुश लगाना कठिन हो जाता है। परिवार के द्वारा ही यह कार्य किया जाता है। विवाह विवाह से ही इसका निर्माण होता है। कैसे? जैसे विवाह होता है तो उसको मतलब अनुमति मिल जाती है यौन संबंधी इच्छाओं की पूर्ति की, ठीक? फिर अगला आ जाता है संतानोत्पत्ति। संतानोत्पत्ति यह एक परंपरागत, मौलिक और सार्वभौमिक है। परंपरागत कैसे? मतलब कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। मतलब विवाह होता है, बच्चे होते हैं, फिर उनका विवाह होता है, उनके बच्चे होते हैं, ऐसे-ऐसे जीवन यापन चलता रहता है। यह सभी लोग करते हैं। यह लिंग संबंधों पर आधारित होता है। तो ये हो जाता है संतानोत्पत्ति। बच्चों का पालन-पोषण। आपको पता है जो मानव का शिशु होता है, यह काफ़ी लंबे समय तक असहाय होता है। इसके पालन-पोषण का उत्तरदायित्व तो माता-पिता पर हो जाता है। जैसे और जो पशु-पक्षी हैं, इनके बच्चों को उतनी मतलब इनके जल्दी निर्भर हो जाते हैं, जल्दी चलना-फिरना, खाना-पीना सब कुछ इनका जल्दी होता है। लेकिन जो हम मानव होते हैं, हम काफ़ी दिनों तक निर्भर नहीं हो पाते हैं, आत्मनिर्भर नहीं बन पाते हैं। तो हम किस पर निर्भर रहते हैं? परिवार पर निर्भर रहते हैं, ठीक? अगला आ जाता है मनोवैज्ञानिक कार्य। मनोवैज्ञानिक कार्य क्या होता है? यह भी महत्वपूर्ण कार्य होता है। यह भी सार्वभौमिक कार्य है क्योंकि परस्पर स्नेह, आदर, विश्वास, सहयोग इन सभी भावनाओं से ही स्वस्थ विकास संभव होता है। अगर किसी घर में खोट चल रही है, झगड़ा चल रहा है, आपसी मतभेद है, तो उसका विकास हो पाएगा? नहीं विकास हो पाएगा। ऐसे परिवार जो किसी कारण से विघटित हो जाते हैं, उनमें बच्चों व अन्य सदस्यों का मानसिक विकास नहीं हो पाता है। ऐसे परिवार में शांति नहीं रह पाती है। ऐसे परिवार के बच्चे क्या हो जाते हैं? ऐसे परिवार के बच्चे अपराधी हो जाते हैं। तो इनको क्या होती है? परिवार का मनोवैज्ञानिक क्या हो जाता है? इनको मानसिक सुरक्षा देना। मानसिक सुरक्षा मतलब कैसे? इनको जो है उत्साहित करना, अगर ये किसी तरह से किसी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो इनको प्रोत्साहित करना, इनको प्रेरणा देना, ये क्या होता है? मानसिक सुरक्षा। इसमें क्या होता है? यह द्वितीय कार्य होता है। प्रथम कार्य क्या होता है? मानसिक सुरक्षा। दूसरा क्या होता है? यह द्वितीय मनोवैज्ञानिक कार्य होता है। स्नेह के अंदर ही
सहानुभूति, संतुष्टि, प्रेम, आदर, सहयोग ये सब आज भावनाएँ आती हैं, जिनकी पूर्ति किससे होती है? परिवार से ही होती है। तो मनोवैज्ञानिक कार्य क्या होते हैं? 2 कार्य होते हैं। कौन से? मानसिक और स्नेह। अब आ जाते हैं हम शारीरिक कार्य पर। तो शारीरिक कार्य क्या होता है? शारीरिक कार्य होता है कि सुरक्षा प्रदान करना। सबसे पहला कार्य क्या होता है? शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना। शारीरिक सुरक्षा कैसे? जैसे परिवार अपने सदस्यों की शारीरिक सुरक्षा करता है, जिसमें बच्चे, स्त्री और वृद्ध हो गए, अपाहिज हो गए, बीमार हो गए, ये सब अगर असमर्थ हैं, कोई भी असमर्थ व्यक्ति है तो उसकी परिवार क्या करता है? सुरक्षा करता है। अगला आ जाता है निवास की व्यवस्था। जो परिवार में लोग रहते हैं, इनको रहने के लिए एक स्थान की आवश्यकता होती है, जिसे हम घर कहते हैं, जहाँ पे सब लोग रहते हैं। बिना घर के परिवार के सभी सदस्य नहीं रह सकते हैं। अगर परिवार नहीं मतलब घर नहीं है, तो कैसे सब लोग एक साथ रहेंगे? वो परिवार नहीं कहलाएगा। कोई एक जगह है, कोई दूसरे जगह है, सबको अलग-अलग रहना पड़ेगा। तो इसलिए निवास की व्यवस्था करनी होती है। भोजन तथा वस्त्र की व्यवस्था। भोजन परिवार के सदस्यों के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था भी परिवार ही करता है। कौन करता है? परिवार करता है। यह एक पारंपरिक कार्य है कि मतलब क्या होता है कि हम जैसे परिवार होता है तो उसमें क्या होता है? खाद्य पदार्थों का संग्रह किया जाता है, खरीद के लाया जाता है, जो घर में लोग होते हैं वो सब लोग मिलकर खाते हैं उसको, ठीक? भोजन की उचित व्यवस्था पर ही परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य निर्भर करता है, ये तो आपको पता ही होगा। क्योंकि जैसे आप संतुलित भोजन नहीं करेंगे तो बीमार पड़ जाएँगे। अगर बीमार पड़ जाएँगे तो फिर आपको पता ही है स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, ठीक? अगला कार्य क्या हो जाता है? आर्थिक कार्य। तो परिवार का आर्थिक कार्य क्या हो जाता है? इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका श्रम विभाजन। श्रम विभाजन कैसे? जैसे परिवार में सभी उम्र के लोग रहते हैं, सभी लिंग के लोग रहते हैं, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है। तो इसमें सबको अपनी योग्यता, अपनी आयु के अनुसार सबके सबके कार्यों का विभाजन किया जाता है। मुख्यतः क्या होता है? जो पुरुष वर्ग होता है वो बाहर जाके धन का उपार्जन करता है या धन को अर्जित करता है। और जो महिलाएँ होती हैं वो घर में कार्य करती हैं। बच्चे जो होते हैं वो छोटे-मोटे कार्य करके अपने माता-पिता का सहयोग कर देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा श्रम विभाजन। अगला आ जाता है उत्तराधिकार का निर्धारण। उत्तराधिकार का निर्धारण क्या? जैसे प्रत्येक परिवार की कुछ न कुछ संपत्ति होती है। तो जो संपत्ति है वो जो बुजुर्ग व्यक्ति है, मुखिया है, उसकी संपत्ति उसके मरने के बाद किसको दिया जाएगा, इसका निर्धारण होता है। जैसे वैसे हमारे भारतीय परिवार में क्या होता है, जो मतलब संपत्ति होती है पिता की या पैतृक संपत्ति होती है, उसे पुत्रों में हस्तांतरित कर दिया जाता है, पुत्रों में बाँट दिया जाता है। जबकि जो मातृवंश वाला होता है, मतलब जैसे मातृसत्तात्मक होता है, उसमें ये अधिकार किसको मिलता है? लड़कियों को मिलता है। लेकिन अभी आधुनिक ज़माना हो गया, तो इसमें क्या हो गया कि लड़के और लड़कियों दोनों को माता-पिता की संपत्ति में बराबर का हक मिलता है, ठीक? फिर अगला आ जाता है उत्पादक इकाई। उत्पादक इकाई क्या होता है? परिवार आर्थिक क्रियाओं का केंद्र होता है। इसमें सभी प्रकार या समान प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। परिवार में जो है उत्पादक कार्य भी किए जाते हैं और इसका उपभोग भी परिवार ही करता है। जैसे क्या होता था प्राचीन काल में जो होता था, तो जो कृषि कार्य किया जाता था उसमें परिवार के सभी सदस्य मिलकर कार्य किया करते थे। आज भी होता है जैसे कुछ कार्य परंपरागत चलती हैं जैसे ये बढ़ई हो गए, ये राजगिरी का कार्य हो गया। तो जैसे इनके परिवार में एक सदस्य करता था तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी करते चले आते हैं। अगला है आय की व्यवस्था। आय की व्यवस्था क्या हो जाती है? प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आय की व्यवस्था करता है। जैसे किसके लिए? भोजन, वस्त्र, कपड़ा, शिक्षा और चिकित्सा इन सब के लिए क्या करता है? आय की व्यवस्था करता है। ठीक, आगे क्या हो जाता है? आगे आ जाता है हमारा सामाजिक कार्य। अब सामाजिक कार्य क्या होता है? तो सामाजिक कार्य क्या है? सामाजिक कार्य देख लेते हैं। सामाजिक कार्य में आ जाता है सामाजिक स्थिति निश्चित करना। सामाजिक स्थिति निश्चित करना कैसे? जैसे प्रत्येक परिवार की समाज में एक निश्चित स्थिति होती है। इसी स्थिति के आधार पर व्यक्ति के रहन-सहन के स्तर, शादी ब्याह, मेल-जोल इन सब के नियम निश्चित किए जाते हैं। परिवार को स्वयं अपने प्रयास द्वारा समाज में अपनी स्थिति को निश्चित करना पड़ता है। एक बार एक परिवार ने अगर अच्छी स्थिति बना ली तो उसका नाम काफ़ी दिनों तक, कई पीढ़ियों तक चलता
रहता है। लेकिन अभी जो वर्तमान का समय है ऐसा नहीं है, ये महत्वता थोड़ी कम हो गई है। अब जैसे-जैसे व्यक्ति करता जाता है, अगर अच्छा कार्य करता है तो उसका अच्छा नाम रहता है, बुरा कार्य करता है तो बुरा नाम रहता है। तो ऐसे ही होता है, अब ये चीज़ें परिवर्तित हो गई हैं। समाजीकरण, समाजीकरण क्या होता है? आपको पता है जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसमें नैतिकता नहीं होती है, नैतिकता का अभाव होता है। उसे बोलने का ढंग, बात करने का ढंग, खाने-पीने का ढंग कुछ नहीं पता होता है। लेकिन जब वो परिवार में रहता है, धीरे-धीरे बड़ा होता है तो परिवार से ही सीखता है कि समाज में उसे कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। इन सब की उसे कहाँ से ज्ञान मिलता है, इन सब की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वो मिलती है आपको परिवार से। अगला आ जाता है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण बच्चा जब जन्म लेता है, मतलब कि जब वो जन्म लेता है तो अगर उसे परिवार नहीं देखेगा, परिवार उस पर नियंत्रण नहीं रखेगा, तो वो गलत कार्यों में संलग्न हो जाएगा, वो गलत कार्य करने लगेगा। तो परिवार उस पे नियंत्रण लगाता है, परिवार नियंत्रण रखता है, नज़र रखता है, तो इससे क्या होता है कि वो अपने गलत कार्य नहीं करते हैं, वो अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक? मानव सभ्यता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाना। मानव सभ्यता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है? परिवार करता है। परिवार के सदस्य परिवार में रहकर ही जो सीखते हैं वो अपने बच्चों को देते हैं। इसी प्रकार से जो है इसका विस्तारण होता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक? अगला आ जाता है जीवन साथी के चुनाव में सहायता। तो जीवन साथी के चुनाव में अच्छे जीवन साथी के चुनाव में परिवार मदद करता है। लेकिन जो ये अभी विदेश विदेश में है या अभी का समाज है, अभी का भारतीय परिवार है, इसमें बच्चे ये कार्य स्वयं कर लेते हैं। लेकिन फिर भी परिवार जो है इनकी मदद तो करता ही करता है। अब आगे आ जाते हैं हम धार्मिक कार्य। अब जो हमारा परिवार है, वो सिर्फ़ भौतिक या मानसिक कार्य तो नहीं करता है, वह धार्मिक कार्य करता है। तो प्रत्येक परिवार का कुछ न कुछ धार्मिक कार्य होता है, एक धर्म विशेष से उसका लगाव होता है। तो वो जो अपने धर्म के प्रति उसका मतलब जो धर्म के प्रति उसका व्यवहार है, उसका ज्ञान है, उसकी समझ है, वो कहाँ से मिलती है? वो परिवार से मिलती है। अगर व्यक्ति मतलब बच्चा जब ईश्वर की भक्ति में या उपासना करता है, उनकी पूजा करता है, तो वो क्या करता है, अच्छे-बुरे की समझ उसमें आ जाती है, पाप-पुण्य की समझ उसमें आ जाती है। अच्छे कर्म करने हैं कौन से बुरे कर्म हैं जो हमें नहीं करने हैं, गलत कार्य करने से डरता है। तो ये सब क्या होता है, ये सब होता है हमारा धार्मिक कार्य। राजनैतिक कार्य क्या होता है, राजनैतिक कार्य हो जाता है परिवार में, जैसे परिवार के राजनैतिक कार्य बहुत ही सरल होते हैं, जो ग्रामों के लिए महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। जैसे आदिवासी समाज में होता है ना, तो उसमें भी जो परिवार होते हैं उसमें एक मुखिया होता है, तो जो कार्य लोग करते हैं वो मुखिया से ही पूछ करके करते हैं, तो ये हो जाता है राजनैतिक कार्य। फिर सांस्कृतिक कार्य क्या होता है, प्रत्येक समाज में जो है कुछ न कुछ संस्कृति होती है। अपने परिवेश में एक संस्कृति होती है जिसका पालन करना होता है, रीति-रिवाज़ों को मानना होता है, नैतिक मूल्यों को मानना होता है। ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं सांस्कृतिक कार्य होते हैं। शिक्षा संबंधी कार्य भी परिवार ही पूरा करता है। जब बच्चा छोटा होता है तो कहा जाता है कि बालक जो होता है वो गीली मिट्टी के समान होता है। आप उसे जिस जिस साँचे में ढाल देंगे बच्चा उसी साँचे में हो जाएगा। मतलब अगर बच्चे का आपने व्यवहार बचपन में परिवर्तित कर दिया या जो है बच्चा जब छोटा है तो आप उसका व्यवहार जैसा देख रहे हैं, बड़े होकर उसका व्यवहार ऐसा रहेगा, लोग ऐसा अनुमान लगा लेते हैं। ऐसा होता भी है कि अगर बच्चे को आपने बचपन में अच्छी शिक्षा-दीक्षा दी है, तो बच्चा बड़ा होकर अच्छा ही बनेगा। अगर वो बचपन में उसपे कोई रोक-टोक नहीं रखा गया है, उसको किसी ने नैतिक मूल्य नहीं सिखाए हैं, इस सब की जानकारी नहीं दी है, तो बच्चा बड़ा होके कहाँ से सीखेगा? नहीं सीख पाएगा। मनोरंजनात्मक कार्य मतलब मनोरंजन कहाँ से होता है? परिवार से होता है। कैसे होता है? जैसे माता-पिता के आपसी प्रेम, भाई-बहन के प्रेम, सद्भावना, आपसी हँसी-मज़ाक, बच्चों का तुतलाना, शरारत करना, वृद्धों से प्रेम करना, ये सब क्या हो जाते हैं? ये सब मनोरंजन का कार्य हो जाता है। जो कहाँ से पूरा होता है? जो होता है परिवार से पूरा। अब कुछ लोग होते हैं जैसे पैसे-वैसे देकर सब परिवार के साथ जाते हैं, तो बाहर कहीं सिनेमा देख आए, घूम आए, मेला देख आए, ये सब क्या हो जाता है? ये सब मनोरंजन हो जाता है। ठीक? तो हमें क्या याद रखना है? हमें अपना मेन तौर पर क्या याद रखना है कि हमारा कार्य क्या है कि यौन संबंधी इच्छाओं की पूर्ति मतलब परिवार का कार्य है यौन संबंधी इच्छाओं की पूर्ति, संतानोत्पत्ति, बच्चों का पालन-पोषण, मानसिक सुरक्षा या आप इसे सिर्फ मनोवैज्ञानिक कार्य याद रख सकते हैं, शारीरिक सुरक्षा,
शारीरिक कार्य, आर्थिक कार्य क्या होता है? श्रम का विभाजन करना, उत्तरदायित्व का विभाजन करना या निर्धारण करना, और उत्पादक इकाई, आय की व्यवस्था करना, ये हो जाता है हमारा आर्थिक कार्य। सामाजिक कार्य में क्या आ जाता है? सामाजिक स्थिति निश्चित करना, समाजीकरण करना, सामाजिक नियंत्रण लगाना, मानव सभ्यता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाना, जीवन साथी के चुनाव में सहयोग। और कुछ अन्य कार्य हैं जो कैसे हैं? धार्मिक हैं, राजनैतिक हैं, सांस्कृतिक हैं, शिक्षा संबंधी हैं, मनोरंजन से संबंधित हैं। ये क्या हो जाते हैं? हमारे धार्मिक कार्य, मतलब कार्य हो जाते हैं परिवार के। अब हम देखते हैं परिवार का वर्गीकरण, कि परिवार को कितने भागों में बांटा गया है, कौन-कौन से परिवार होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सत्ता के आधार पर। सत्ता के आधार पर कितने प्रकार के परिवार होते हैं? तो सत्ता के आधार पर 2 प्रकार के परिवार होते हैं। कौन-कौन से? पितृवंशीय सत्ता और मातृवंशीय सत्ता। मतलब पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक में क्या होता है? पितृसत्तात्मक में होता है कि जो सत्ता होती है या घर का मुखिया जो होता है वो पिता होता है। कौन होता है? पिता होता है। और जो इसमें आपकी पैतृक संपत्ति होती है वो किसको जाती है? वो जाती है पुत्रों को। तो पितृसत्तात्मक में मतलब कि वो वंश, ये पितृवंशीय जो होता है इसमें सत्ता किसके हाथ में होगी? तो इसमें सत्ता होगी पिताजी के हाथ में। और मातृसत्तात्मक या मातृवंशीय में क्या होता है कि उत्तराधिकारी कौन होती हैं? बेटियां होती हैं। इसमें सत्ता किसके हाथ में होती है? माता के हाथ में होती है। तो सत्ता के आधार पे आपने देख लिया कितना, या वंश के आधार पे पूछा जाएगा तब भी मातृवंशीय, पितृवंशीय। सत्ता के आधार पर पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। फिर आ जाता है संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर भी 2 होते हैं। कौन-कौन से? संयुक्त परिवार और एकल परिवार। संयुक्त परिवार क्या होता है? संयुक्त परिवार ऐसा परिवार होता है जिसमें माता-पिता, चाचा-चाची, दादा-दादी, बुआ-फूफा, मतलब परिवार के पूरे सदस्य, चाचा-चाची, ताऊ, दीदी, भैया, भाभी, सब लोग, विवाहित, अविवाहित जितने भी लोग होते हैं सब एक साथ रहते हैं। तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा संयुक्त परिवार। लेकिन एकल परिवार क्या होता है? एकल परिवार में सिर्फ़ माता-पिता और उनके अविवाहित बच्चे ही रहते हैं। वो क्या होता है? एकल परिवार होता है। ठीक? फिर विवाह के आधार पर एक विवाह और बहुविवाह, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक विवाह मतलब जिसमें एक स्त्री और एक पुरुष का विवाह होता है, वो एक विवाह कहलाता है। और बहुविवाह क्या होता है? जिसमें एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह करती है, या एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करता है, तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है बहुविवाह। तो आपको क्या याद रखना? सत्ता के आधार पर 2 कौन? पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। संख्या के आधार पर 2 संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार। विवाह के आधार पर 2 कौन से? एक विवाह, बहुविवाह। आपको बस यही इतना याद रखना है। अब देखते हैं भारतीय परिवार। भारतीय परिवार क्या होता है? तो भारतीय परिवार मुख्यतः कैसे होता है? वो होता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में कौन होता है? जैसे हो गए दादा-दादी, बुआ-फूफा, चाचा, ताई, दीदी, जीजा, मम्मी-पापा, ये सब इतने लोग, मतलब और भी लोग जो भी हैं, नौकर-चाकर, सब एक साथ ही रहते हैं। वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है संयुक्त परिवार। तो हमारा भारतीय परिवार कैसा है? संयुक्त परिवार है। दूसरी बात पितृवंशीय। हमारे यहाँ सत्ता किसके हाथ में होती है? पिता के हाथ में होती है। हमारी कैसी है? हमारे भारतीय परिवार कैसा है? तो पितृवंशीय परिवार होता है। अतिथि सत्कार। हमारे यहाँ अतिथियों का, भारत में अतिथियों का स्वागत बहुत ही धूमधाम से किया जाता है। यहाँ तक बोला जाता है कि अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि देवता के समान होते हैं। ठीक? तो संस्कृति को प्रधानता। अगला है संस्कृति को प्रधानता, कि हमारे भारतीय समाज में क्या होता है कि संस्कृति को जो है प्रधानता दी जाती है। सर्वोपरि हमारे लिए क्या होता है? सर्वोपरि होता है संस्कृति। ठीक, अब हम देखते हैं भारतीय परिवार की विशेषता क्या है। तो भारतीय परिवार की विशेषता क्या होता है? परस्पर सहयोग की भावना। इनमें सहयोग की भावना होती है। जो भारतीय परिवार होता है ये सहयोग की भावना रखते हैं। आदर्श उच्च होते हैं। इनमें आदर्श उच्च होते हैं। नैतिकता इनमें कूट-कूट के भरी होती है। गृहिणी को उच्च स्थान। हमारे भारतीय समाज में, हमारे भारतीय परिवार में गृहिणियों को स्थान उच्च होता है। इनको देवी के समान पूजा जाता है। ठीक? तो ये क्या होती है? हमारे भारतीय परिवार की विशेषता होती है। तो ये रहा हमारा परिवार का चैप्टर। और जो है, और क्या, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपने पूरा देख लिया है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।